इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसे कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे द्वारका सेक्टर 8 में और हमारे साथ हैं हमारे माननीय विधायक भूपेंद्र सिंह जून साहब। जहाँ तक एजुकेशन की बात करूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साथ में एडवोकेट प्रोफेशन से और 2020 में जो आम आदमी पार्टी के विधायक पद से जीत कर आए हैं। और हम जानेंगे आज सर से शिक्षा पे बातचीत करेंगे, रोजगार की भी बातचीत करेंगे, साथ में महंगाई और आने वाले चुनाव पे भी हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बात करूं आपके चुनाव की, 2020 में आपने अच्छी जीत हासिल की, साथ में अभी आपने पंजाब में सरकार बनाई और आपका जब देख रहा हूं कि गुजरात में भी आप पहुंच गए, हरियाणा में भी आपने पहुंच गए। सर बात करूं मैं शिक्षा की, सर शिक्षा पर काम हुआ गया? देखिए, दिल्ली में सबसे ज़्यादा काम किस पे हुआ? शिक्षा पे और दूसरा स्वास्थ्य पे। ये दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें मार्वलस अचीवमेंट आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है और वही इन दो सेक्टर्स में आज पंजाब में भी वही काम चल रहा है। दिल्ली के स्कूलों को जाके आप खुद देखिए कैसे हैं, कैसा एजुकेशन का स्टैंडर्ड है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंपैरेटिवली आप एमसीडी के स्कूल्स में चले जाइए। अभी हमारा एक हनुमान मंदिर के पास एमसीडी का स्कूल था, हमने उसका इंस्पेक्शन करवाया तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि बच्चों की लैट्रिन बाहर पड़ी हुई है। ये हालत है एमसीडी की, उससे कोई भी महामारी फैल सकती है, कोई पूछने वाला नहीं है। खिड़कियां टूटी हुई हैं, प्लास्टर झड़ रहे हैं और जो स्कूल्स में उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि बाहर के किसी आदमी को स्कूल को ना देखने दिया जाए, तो ऐसी चीज़ें छुपती नहीं हैं। जबकि दिल्ली के स्कूल, जैसे कि आपने अभी पीछे भी देखा होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स तक जाके से उनके स्टोरी आई, तो दिल्ली के स्कूल का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो पिछले 7-8 साल में जो मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में बढ़ा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा काम हुआ है। सर रिजल्ट की बात करूँ, कुछ सोशल वर्कर हैं, मैं बात करूँ द्वारका एसोसिएशन की एक महिला अध्यक्ष है, उन्होंने बोला कि 800 स्कूलों में तो प्रिंसिपल नहीं है। साथ में बातचीत करूँ मैं, कल कांग्रेस के नेता ने बोला है, संदीप दीक्षित ने ये बोला कि 2012 में हमने 89% लेके आए थे, इस बार 82% रिजल्ट है, 15वें नंबर पर दिल्ली। देखिए, पहले तो बात करें कि भाई प्रिंसिपल्स नहीं है। प्रिंसिपल्स आपको पता है कि गस्टेड पोस्ट है। प्रिंसिपल्स की रिक्रूटमेंट दिल्ली में कौन करता है? यूपीएससी। वो दिल्ली के अंडर नहीं है, दिल्ली सरकार को उसका कोई मतलब कंट्रोल नहीं है, वो है भारत सरकार के नीचे। अगर जानबूझ के रिक्रूटमेंट डिले की जा रही है और फिर ये कहा जाए कि प्रिंसिपल्स या वाइस प्रिंसिपल्स की कमी है, तो वो फॉल्ट दिल्ली सरकार का नहीं है। पोस्टें गई हुई हैं, रिक्वायरमेंट भेज रखी है, ये इंटरव्यू करें और लोगों को लगाएं, सिलेक्शन करें, हमें लिस्ट दें और सारे के सारी पोस्टें फिलअप हो जाएंगी। तो ये ब्लेम करना दिल्ली सरकार को, मैं मानता हूँ ये सही नहीं है। दूसरा बात करूँ से स्कूलों की, अभी बात करें कि कुछ बोला कि हर स्कूल में हमने बातचीत की, कल हमने नानक रेड्डी स्कूल में बातचीत की तो कमरे तो बने हैं लेकिन नए स्कूल नहीं बने, उसी स्कूल को मॉडिफाई किया है, ऐसा कुछ? देखिए, लैंड किसके पास है दिल्ली में? लैंड आज के दिन डीडीए के पास है। स्कूल के लिए काफ़ी लैंड चाहिए बनाने के लिए, डीडीए के पास आज के दिन सारी ज़मीन चली गई है, ग्राम सभा में ज़मीन बची नहीं। तो अगर आप एक मोहल्ला क्लिनिक के लिए भी अगर लैंड मांगने जाएंगे ना, तो डीडीए हमें अलॉट नहीं करता। अगर मैं किसी पार्क की डेवलपमेंट अपने एरिया में कराऊं तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डीडीए से नहीं आता। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है जो आज के दिन दिल्ली सरकार को, कि लैंड अवेलेबल नहीं है और डीडीए लैंड अलॉट नहीं कर रहा है। लैंड यूज चेंज करके जो है वो लैंड अलॉट करते हैं और जैसे आजकल हालात चल रहे हैं जो एलजी साहब कर रहे हैं, उसमें तो लैंड मिलने का मतलब ही नहीं। जब लैंड नहीं है तो हमारे पास चारा क्या है कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं हम उनमें रूम्स बढ़ाएं, अगर स्पेस है तो उसमें अलग से ब्लॉक बनाएं। हम ये नहीं कहते कि भाई हमने नए स्कूल जानबूझ के नहीं बनाए, आप लैंड दिलवाइए, हम नए स्कूल बनाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि कापासेड़ा संभालखा में 2 सरकारी स्कूल हैं। उन 2 सरकारी स्कूलों में 4 शिफ्ट लगती हैं और टोटल स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की 16,000 है, 16,000। तो ओवर क्राउडेड स्कूल हैं, लेकिन आज लैंड अवेलेबल ना कापासेड़ा में है, ना संभालखा में, ना किसी एडजेसेंट एरिया में है। एक स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ उस एरिया के लिए, लेकिन लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है और डीडीए हमें लैंड देता नहीं। तो इसमें दिल्ली सरकार को ब्लेम करना ठीक नहीं। दूसरा बात करूँ सर, शिक्षा की ही बात कर रहा हूँ मैं। एक गांव है नानक रेड्डी, देहात का गांव है, वहाँ पे ग्रामवासी धरने पे बैठे हुए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो झोपड़पट्टी की या जो अपने सड़क के किनारे बच्चे रहते हैं या रेड लाइट पे रहते हैं, उनका एक स्कूल बनाया जा रहा है और हमारे स्कूल को शिफ्ट किया जा रहा है, तो वो कोई जायज़ है क्या?
देखिए, एक तो ये है कि मुझे उस केस की पूरी नॉलेज नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो दूसरी विधानसभा में पड़ता, मेरे लिए ठीक नहीं है कि मैं उस पर कमेंट करूं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है दिल्ली सरकार कोई चलते हुए स्कूल को बंद करे और उसकी जगह वो एलिगेशन लगाएं कि रोहिंग्या को सेटल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जिस्टिंग चलते हुए स्कूल्स को किसी को बंद करने की दिल्ली सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरा बात करूँ सर, मोहल्ला क्लिनिक की बहुत सारी जगह हमने विजिट किया, बहुत अच्छी अच्छी मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन सारी जो स्टैंडर्ड की नहीं, बहुत सारी है जहाँ पे आज जो खोली थी बंद हो गई है, तो उनका भी मेंटेनेंस का काम अभी स्टार्ट होगा। साथ में कांग्रेस दावा कर रही है कि जो डिस्पेंसरी हैं उसके मुकाबले मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनी। नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे एरिया में 3-4 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं और एक कापासेड़ा में तैयार रखा है, उसका इनॉग्रेशन हम जल्द ही करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक पिछली जो डिस्पेंसरीज थी उनसे फार बेटर हैं। अब सवाल वही आके खड़ा हो जाता है कि पिछले 2 साल हमारे कोविड में चले गए, फंड्स क्रंच हो गया, सरकार की आमदनी बंद हो गई, आम आदमियों की भी आमदनी बंद हो गई, तो कुछ दिक्कत आई फाइनेंस की। अब धीरे धीरे उसको कर रहे हैं और जैसे अब मोहल्ला क्लिनिक का इनॉग्रेशन का अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा, नए भी बनेंगे और जो पुराने तैयार हो गए उनको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिनमें पुरानों में कमियां उनको दूर कर रहे हैं। और फिर एक ज़बरदस्त जो दिक्कत फिर वही आ रही है जो स्कूल में आ रही है कि इवन मोहल्ला क्लिनिक के लिए DDA लैंड नहीं दे रहा। पटरी पे वो हमें बना नहीं देते, पार्क में नहीं बनाने देते, तो लैंड हम मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से मोहल्ला क्लिनिक आगे नहीं बढ़ रहा। समस्या ज़मीन की आती है, ज़मीन की सारी समस्या ज़मीन की है। दूसरा बातचीत करूँ मैं सर बिजली पानी की। बिजली और पानी आपने जो वादा किया वो आप उस पर कायम हो, लेकिन ये सर जो वादा है सिर्फ उसका जो फ़ायदा है खासकर जो यहाँ के जो रेंट वाले को नहीं पहुँच पा रहा है, यानी कि मालिक को पहुँच रहा है, लेकिन जो एक आम आदमी है जो आपके साथ जुड़ा है उसको फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि वो तो 7 रुपये यूनिट का दे रहा है। साथ में हमने बहुत सारे महंगाई पे बातचीत की, तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये जो किराएदार को जो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन वोट बनवा दिए हैं और वोट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उनका अलग से मेट्रो या उनको अलग से छूट दी जाए? देखिए, 700 लीटर पानी पर व्यक्ति दिल्ली सरकार देती है, चाहे वो किराएदार हो चाहे मकान मालिक हो। ये आपस में एक समन्वय होना चाहिए मकान मालिक के बीच और किराएदारों के बीच। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें आती है कापासेड़ा वार्ड में, वहाँ पे ज़्यादातर किराएदार हैं। दिल्ली सरकार से फ्री पानी लेके मकान मालिक किराएदारों को बेचते हैं पानी, ये दिक्कत है। जैसे पीछे हमने एक स्कीम शुरू की थी कि भाई किराएदार सब मीटर लगवा लें और वो जो दिल्ली सरकार के जो पर यूनिट रेट हैं वही वो पे करें बिजली के। ऐसी ही स्कीम हमने दिल्ली जल बोर्ड को भेजी हुई है कि जो पानी फ्री हम दे रहे हैं 700 लीटर पर डे पर व्यक्ति पर फैमिली सॉरी, उन सबको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए। तो उसमें कुछ हाउस टैक्स होता है, उसके ऊपर कुछ लोग रिस्क नहीं लेना। उसमें पीछे कहा था कि भाई या तो मकान मालिक बिजली का बिल दे दे या फिर एक अंडरटेकिंग दे दे या फिर वो दे दे कि भाई ये मेरा रेंट एग्रीमेंट दे दे, पर मकान मालिक उस पर रिलेक्टेंट हो देने में। तो बाद में हमने एक सुझाव दिया था जब मैं जल बोर्ड का मेंबर था कि हम एक एफिडेविट ले लें किराएदार से कि इतने साल से मैं रह रहा हूँ और मुझे एक सब मीटर या जो भी उसका जो कंजम्पशन हो उसके 600-700 लीटर के हिसाब से उसकी फैमिली के लिहाज से उसको बिल रेज कर दिया जाए ताकि उन लोगों को एक्सप्लॉइट होने से बचाया जा सके। तो सर वो बात पहुँची या लोगों को जागृति पहुँच पाई है? देखिए, टर्मोइल जो प्रॉब्लम हो रही है, जो वो बात आगे नहीं बढ़ी। थोड़ा सा हमारे एक अभी जो पिछले CEO थे वही वाज क्वाइट एक्टिव, अभी एक नए CEO आए हैं, वो समझ रहे हैं काम को। नेक्स्ट वीक मैं उनसे मिलने जाऊंगा और मेरी भी कोशिश रहेगी इस इशू को मैं दोबारा से उठाऊँ। दूसरा सर बातचीत करें हम रोज़गार की। हमने देखा DTC में रोज़गार मिला है लोगों को, जो अपने जो दिल्ली पुलिस के हैं वहाँ भी रोज़गार मिला है। तो सर लोगों को अभी भी ये समझ में आ नहीं रहा है कि इतने रोज़गार नहीं दिए जितने सरकार बोल रही थी। सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है। जितनी भी रिक्रूटमेंट होती हैं दिल्ली में, चाहे चपरासी की हो चाहे किसी भी लेवल की हो, वो सब करता है सर्विस डिपार्टमेंट और वो डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर है। तो दिल्ली सरकार अपने पल्ले से डायरेक्टली कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफिसेज में या गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब्स हैं उनकी दिल्ली सरकार कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि देखिए यहाँ दिल्ली में क्या हो रहा है कि मल्टीपल अथॉरिटीज़ हैं जिससे आम पब्लिक सफ़र करती है। या तो अभी जैसे अगले महीने से 9 तारीख से केस शुरू हो रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट का डिसाइड हो जाएगा कि वो दिल्ली सरकार के अधीन रहेगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रहेगा।
अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है और दिल्ली सरकार के अधीन आ जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट, तो जिस बात को आप रेज कर रहे हैं, जो इशू आप उठा रहे हो, वो बिल्कुल एकदम से सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन है नशे पे। नशे की जहाँ तक बात है, आपको पता है कि जो ठेके खुले, काफ़ी लोग इसके खिलाफ भी थे और वो पॉलिसी अभी आम आदमी पार्टी को वापस लेनी पड़ी। तो सर ऐसी क्या पॉलिसी थी उसमें जिसमें कि अभी बात करूं कि जो जनता तक एक मैसेज नहीं दे पाए कि वापस लेनी पड़ी, और शराब नीति वही थी। तो ये ऐसा नहीं है कि शराब पर रोक लगा दी जाए और या इसका रेवेन्यू का कुछ चक्कर है? आपको याद होगा हरियाणा में एक बार कंप्लीट प्रोहिबिशन कर दिया था, बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर होते थे। हाँ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? इलिसिट लिकर बढ़ गया, लोग मरने शुरू हो गए और उसके साथ साथ क्राइम बढ़ गया। तो ये कहना कि शराब पे रोक लगा दी जाए, वो कोई सलूशन नहीं है। इसको आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। एक अच्छी पॉलिसी दिल्ली सरकार लेके आई थी, जिससे ये था कि 10,000 करोड़ के करीब जो है हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, जो पहले 5-6 हज़ार करोड़ होता था। फिर इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि भाई आपने तो जो है जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी। पॉलिसी पे 3 ऑब्जेक्शन आए। एक कि 114 करोड़ जो लाइसेंस फीस थी वो वापस कर दी। दूसरा, बियर पे 50 रुपये पर केस वापस कर दिया, एक्साइज ड्यूटी को कम कर दी। और तीसरा, जो 30 करोड़ जो EMD थी एयरपोर्ट के लिकर शॉप की, वो वापस कर दी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो अब आप मुझे बताइए, जो 114 करोड़ सरकार ने लाइसेंस फी वापस की रिटेलर को, किसी रिटेलर ने आज तक ये कहा कि सरकार हम पैसे खा गए, 114 करोड़ हमें नहीं मिले? ऐसा किसी ने नहीं बोला ना। फिर 50 रुपये पर केस अगर बियर, इम्पोर्टेड बियर पे डाउन कर दिया एक्साइज ड्यूटी, उसका बेनिफिट कस्टमर को हुआ ना, कंज्यूमर को हुआ, उसमें भी कोई करप्शन नहीं है। फिर रहा 30 करोड़ का मसला, जो EMD थी, जो कॉन्ट्रैक्टर को वापस कर दिया। उसमें GMR कंपनी है जो एयरपोर्ट चलाती है। GMR ने कहा कि हम अपने आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, आप दूसरे को नहीं देने देंगे। लेकिन हमारा L1 था, सबसे लोएस्ट बिड उसी का था। हमने कहा इसने L1 दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा वाले भी L1 का है, हम इसी रेट पर हम अपने आदमी को देंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। उन्होंने कहा, हमने कहा भाई ठीक है, वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि अगर इसी रेट पे ये ले रहे हैं तो इनको लेने दो, आपको क्या दिक्कत है। जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो हमने जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्टर था उसकी EMD वापस कर दी। तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ? अब सवाल ये कहते हैं कि जी आपने उनको लाइसेंस दे दिया, इनको लाइसेंस दे दिया। सारी बातें हवा में हैं। फिर भी हम ये कहते हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ED की भी चल रही है, CBI की भी चल रही है। कुछ गलत हुआ है तो जिसने गलत किया वो फेस करेगा, और बाकी तो अगर नहीं कुछ गलत हुआ तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सर लास्ट बात करूँ सफाई की। बीजेपी ये बोली कि MCD में बहुत अच्छा काम किया, हमने गाड़ियाँ लगा रखी हैं, कहीं भी सफाई का नहीं है। और एक आम आदमी पार्टी है, झाड़ू वाली पार्टी, वो एक टेम्पलेट बांट कर लोगों को भ्रमित कर रही है और बोल रही है कि जगह जगह कूड़े के अंबार लगा दिए। तो सर ऐसा कोई ये बात सच है या कहीं भी आपने कूड़े का देखा? वो बोलेंगे टोटल 7 कूड़ादान थे, हमने उसको घटा के 3 कर दिया। आप दिल्ली के 3 बॉर्डर्स हैं, जब आप एंटर करेंगे तो आपको आर्टिफिशियल पहाड़ नज़र आएंगे। वो क्या है? वो कूड़े का ढेर है। वो पिछले 15 साल में जो इनकी सरकार थी MCD में, जो इनके पार्षद थे, 15 साल में इन्होंने इकट्ठा किया ना। आम आदमी पार्टी का तो MCD से अभी कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आप तो लोकल हैं, दिल्ली में देखते हैं, अभी भी आज भी जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। अभी मेरी बात हुई थी इसके नजफगढ़ जोन के जो टिप्पर कंपनी थी कि भाई तुम कूड़ा क्यों नहीं उठाते? तो वो कहते जी हम उठाते हैं लेकिन हमारे पास टिप्पर कम है। तो ये कोई आंसर नहीं है। आम आदमी पार्टी क्यों फैलाएगी कूड़ा? आम आदमी पार्टी ने एक पिक्चर दिखाई थी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले कि कहाँ कहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और उन ढेरों को ये उठा नहीं रहे। उसके बाद ये प्रॉम्प्टली इन्होंने 2-3 दिन उठाए, लेकिन वो पोजीशन फिर से वहीं पे आ गई। अब आप मुझे किसी ने दिखाया वीडियो के हमारे पार्षद जी जो है ना झाड़ू ले खुद सफाई कर रहे हैं। खुद कवर किया था कि जो मोदी जी के जन्मदिन पे उन्होंने 17 सूर्य उनका कुछ प्रोग्राम चला। बताइए, ये ढकोसला नहीं तो और क्या है? मतलब आप सफाई कर रहे हैं तो आप मानते हैं कि भाई कूड़ा पड़ा हुआ है। तो आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं, सफाई कर्मचारी, गोस्ट एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर 150 एम्प्लॉय एक वार्ड में हैं तो एक्चुअल में 50 आदमी काम कर रहे हैं। 100 आदमियों की सैलरी कहाँ जा रही है? कोई पार्षद नहीं बताएगा। आप उसमें RTI में जवाब मान के देखो, कोई नहीं बताएगा। वो सारा पैसा इन पार्षदों के जेब में गया जो पहले वाले पार्षद थे। अब इन्होंने क्या काम शुरू कर दिया? दिल्ली सरकार अगर कोई काम कराती है, जैसे राजनगर का ही उदाहरण लीजिए आप। हम यहाँ DSI, IDC जो दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है,
उससे एच ब्लॉक में कुछ सड़कें बनवा रहे हैं। अब हमारे जो पूर्व पार्षद है यहाँ के राजनगर के, वो गलियों में घूमते हैं और लोगों को कहते हैं काम मैं करवा रहा हूँ। तो इस लेवल पे आ गए हैं, ये खुद काम करते नहीं, और दूसरी जो हम काम कराते हैं उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि हमें पॉलिटिकल बेनिफिट हो जाए। लेकिन लोग समझदार हैं, लोगों को आप भरमा नहीं सकते, उनको मत भ्रमित नहीं कर सकते। लोग जानते हैं कौन काम करवा रहा है और कौन काम नहीं करवा रहा है। सर हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा चुनाव पे, एमसीडी के चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि 6 महीने पहले होने चाहिए थे, दिसंबर की शायद डेडलाइन थी, तो आपने कुछ तैयारियाँ करी कि नहीं करी इसके लिए? देखिए, हम तो तैयार बैठे हैं। एंटी इनकम्बेंसी इतनी है इस पार्टी के खिलाफ, चाहे चुनाव ये दिसंबर में करा लो, चाहे 3 महीने पहले करा लेते, रिजल्ट वही आना था कि इस बार ये एमसीडी से साफ़ हैं। दूसरा, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं इलेक्शन कमीशन की दिल्ली की, और जो रिवाइज हो रही हैं वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल वगैरह जो भी मतलब हो रही है आज के दिन काम, और जैसे इन्होंने अपने वर्कर्स को बोला है तो कि भाई दिसंबर के महीने में शायद एंड में चुनाव हो जाएं, तो हम तो पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हो, दिसंबर के लिए भी तैयार है। हमें मालूम है कि इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी ही पावर में आने वाली। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे कि सर को आपने सुना, शिक्षा पे खुल के बातचीत की, और आजकल जनता समझदार है, सोशल मीडिया पर रहती है, और सारे काम जो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब अपने अपनी सोशल मीडिया पर अपने काम डालते हैं। लोग अपना वोट का अधिकार अच्छी ढंग से करें, पढ़े लिखे उम्मीदवार को करें। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।